हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, अपने रिलेटिव प्रोनाउंस के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ विच की। हालांकि लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको विच समझाया था। विच का एक बेसिक सा यूज़ हमने देखा था कि भाई विच अगर मेरा कोई एनिमल आ जाए या कोई थिंग आ जाए तो हम वहाँ पे विच का इस्तेमाल करेंगे। बट विच के और भी इस्तेमाल है। एक इस्तेमाल मैं आज बात करूँगा और दूसरा जो इस्तेमाल और आता, टोटल 3 इस्तेमाल हो गए। एक तो हमने पहले देख लिया, एक आज देखेंगे, एक मैं आपको आगे कराऊंगा। ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने एक बार थोड़ी सी गौर फरमाई हो ना, तो रिलेटिव प्रोनाउंस पे लगभग 4 से 5 क्लासेस मैं लगा चुका हूँ, है ना। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप प्रोनाउन पढ़ रहे हो उसके अंदर आपने रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं पढ़ा तो मतलब आपने प्रोनाउन पढ़ा ही नहीं है ठीक से, फिर समझ रहे हो। तो यस, बिना समय वेस्ट किए अगर मैं आपसे बात करूँ, दिन है सर आज हमारा मंडे, और मंडे को हम अपना प्रॉपर ग्रामर करते हैं। चले भाई, तो सबसे पहले मैं आपसे रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करूं तो एक रूल होता है जो कि बुक के अंदर लिखा जाता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया जाता है। हालांकि रटने को हम उसको रट्टा मार सकते हैं, बट हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि एक्चुअल में है क्या। रूल के हिसाब से मुझे पढ़ाना होता तो मैं आपको पढ़ाता ही नहीं, मैं आपको बस ये बोल देता कि मेरी पुरानी लिस्ट पड़ी है, वो उठा के देख लो। आपको यकीनन मज़ा भी आता उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि वो खराब अप्रोच है, अच्छी अप्रोच है। बट इस कोर्स के अंदर हम कर क्या रहे हैं, इस कोर्स के अंदर हर एक बात की खाल निकाल रहे हैं, है ना। बिल्कुल बात की खाल निकाल निकाल के हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हैं बहुत कायदे से। और इसके अंदर 95% तक जो है वो लॉजिक मैं दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलो भाई, रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है रिलेटिव प्रोनाउंस टेक वर्ब अकॉर्डिंग टू देयर एंटीसीडेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया एंटीसीडेंट। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि एंटीसीडेंट, सबसे पहले एंटीसीडेंट की मैं आपसे बात करता हूँ, ये एंटीसीडेंट एक्चुअल में है क्या। तो उसके लिए मैं जरा 2 सेंटेंसेस लिखता हूँ। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, द बॉय who is waiting outside is my brother। ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा द बॉयज who are waiting outside are माई ब्रदर। ठीक है भाई। अब देखो यहां पे एंटीसीडेंट को समझते हैं। यार देखो, सबसे पहले उसको समझने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये हु एक्चुअल में हम लगा क्यों रहे हैं। ये हु या फिर रिलेटिव प्रोनाउंस हम क्यों लगाते हैं। हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि कभी कभार एक पूरा क्लॉज आता है जो किसी सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। भाई कभी कभार तो देखो वर्ड्स आते हैं जिसको हम एडजेक्टिव बोल देते हैं, बट कभी कभार एक पूरा सेंटेंस होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, जो कि उस पूरे एक वर्ड को जो उसकी क्वालिटी बता रहा होता है। उसको हमने क्या देखा था, एडजेक्टिव क्लॉज देखा था। क्या मैं एडजेक्टिव क्लॉज बिना रिलेटिव प्रोनाउन लगाए बना सकता हूं? मैं नहीं बना सकता। तो एक्चुअल में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज है एडजेक्टिव क्लॉजेस बनाना। ठीक है, साथ में एज अ प्रोनाउन काम करना, प्लस में एज अ कंजंक्शन, मतलब कि प्रो कंज की तरह काम करना। यही सीखा था हमने। अगर आप थोड़ा कायदे से इस पर गौर फरमाओगे मेरे लाला, तो यहां पे ये मेरा बॉय है ना। द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड, ये पूरी बात जिसके अंदर मेरा मेन वर्ब भी है और हु मेरा एज अ सब्जेक्ट भी काम कर रहा है, क्या ये इस बॉय को क्वालिफाई नहीं कर रहा? क्या ये इस बॉय के बारे में और नहीं बता रहा, उसकी पूरी विशेषता नहीं बता रहा कि ये बॉय जो बाहर खड़ा है ना, वो बॉय जो कि लाल शर्ट में है, वो बॉय जो कि थोड़ा छोटा है हाइट में, तो ये क्या है, ये सब इस बॉय की क्वालिटी बता रहे हैं। तो ये एक्चुअल में है क्या, इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं, है ना। तो मेजर मैंने क्या देखा है कि मेरा रिलेटिव प्रोनाउन एक्चुअल में एडजेक्टिव क्लॉज के लिए काम आता है। अब अगर आप यहां पे देखोगे इज को, ये जो इज मेरा लगा हुआ है, मैं दूसरा कलर लेता हूं यहां पे जरा, ये जो मेरा इज यहां पे लगा हुआ है, ये किसकी वजह से लगा है? ये क्या ये इस हु की वजह से लगा है? नहीं, ये लगा है इसके एंटीसीडेंट की वजह से। एंटीसीडेंट मतलब एंटीसीडेंट एक वर्ड भी हो सकता है, एक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। ध्यान रखना, एक वर्ड भी हो सकता है, एक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये रिलेटिव प्रोनाउन हम लगाते हैं। समझ रहे हो। अब यहां पे ये एंटीसीडेंट क्या है, मेरा बॉय है, जिसकी क्वालिटी मुझे बतानी है, जिसकी क्वालिटी मुझे बतानी होती है ना, वो मेरा एंटीसीडेंट होता है। अब ये एक वर्ड भी हो सकता है और ये पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। वर्ड तो हम देख ही रहे हैं, सेंटेंस मैं दिखाऊंगा आगे, रुको। अब यहाँ पे ये बॉयज अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, मेरा प्लूरल है ना। द बॉयज
हु आर वेटिंग आउटसाइड। तो एक्चुअल में जो मेरा एडजेक्टिव क्लॉज है इस बॉयज को क्वालिफाई कर रहा है ये वाली बात। और यहाँ पे जो मेरी वर्ब आई है मेरे बच्चे, ये किसकी वजह से आई है, ये मेरे एंटीसीडेंट की वजह से आई है, जो कि प्लूरल है यहाँ पे। ये रूल है यहाँ, ये रूल है ये। अब आप बोलोगे कि सर इसको तो रूल के हिसाब से बता देते, इतना क्या है ना इसके अंदर बात है ना, मैं बताऊंगा आपको अभी, अभी रुक जाओ। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को एक सेंटेंस देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। यहाँ पे ये सेंटेंस दिया मैंने आपको, ठीक है। सबसे पहले ज़रा आप इसको इसके साथ तोड़ मरोड़, इसके साथ जो भी कारस्तानी करते हैं हम, ठीक है, वो ज़रा करो। मुझे उम्मीद है कि आपने की होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ सब सहवाग क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया। इज मेरा क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। वन, देखो वन ना, ध्यान रखना, वन जो है वो मेरा एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और वन मेरा प्रनाउन की तरह भी काम करता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा बहुत डेप्थ के अंदर। जैसे कि अगर मान लो मैंने बोला आपसे वन बॉय वन गर्ल, तो जो बॉय और गर्ल है उसको वन वन करके मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, तो उस केस में एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं प्रनाउन की बात कर रहा हूँ और मैंने आपसे बोल दिया वन ऑफ देम, है ना, वन ऑफ देम, तो ये मेरा क्या हो गया, एज अ सब्जेक्ट हो गया। मतलब कि सब्जेक्ट के अंदर भी ये मेरा प्रनाउन हो गया, ये मेरा प्रेपोजिशन हो गया, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ये मेरा प्रनाउन की तरह काम कर रहा है। ये बात मैं डेप्थ के अंदर आगे सेंटेंसेस ले लेके आपको समझाऊंगा। बस अभी के लिए फिलहाल आप ये दिमाग में रखो कि मेरा वन जो होता है वो प्रनाउन की तरह भी काम करता है और वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पे ये मेरा प्रनाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, किसका, इस लिंकिंग वर्ब का। सही है, बात आगे समझ में। अच्छा, उसके बाद ऑफ अगर मैं देखूँ तो ऑफ मेरा क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। और ये बैट्समैन क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चे, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि ऑफ मेरा सेलेक्ट करने की भी काम करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बैट्समैन में से सहवाग भी एक बैट्समैन है, बहुत सारे बैट्समैन में से सहवाग भी एक बैट्समैन है। यही बात तो ये सेंटेंस कहने की कोशिश कर रहा है कि सहवाग बहुत सारे बैट्समैन में से एक ऐसा बैट्समैन है जिन्होंने 8,000 से ज़्यादा रन स्कोर किए। इसका मतलब है कि और भी बैट्समैन है वहाँ पे ऐसे, और भी ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 8,000 से ज़्यादा रन जो है वो किए। तो यहाँ पे एक बात समझना, यहाँ पे एक बात समझना कि क्या ये हु मेरा बैट्समैन के लिए लगा है या ये हु मेरा सहवाग के लिए लगा है। आपको ये बात फील करनी पड़ेगी। एक बात ज़रा ध्यान से समझो, अगर ये हु मेरा सहवाग के लिए लगा होता तो क्या मैं उसको ऐसे नहीं बोल देता, इस बात को मैं ऐसे ही बोल देता, सहवाग is the batsman who has scored more than 8,000 runs, यही बोल देता। अगर मुझे शी क्यों बोल दिया मैंने यार, सहवाग बोलना था। अगर मुझे सहवाग के लिए ही ये बात बोलनी पड़ती तो मैं ऐसे बोल देता ना, सहवाग इज वन ऑफ द बैट्समैन, सहवाग उन बैट्समैन में से एक बैट्समैन है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो मेरा हु लगा है बच्चे, ये हु मेरा सहवाग के लिए नहीं लगा, ये हु मेरा एक्चुअल में बैट्समैन के लिए लगा है। तो अगर आपके पास मान लो एक सेंटेंस आ रहा है जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि इसमें से मेरा एंटीसीडेंट क्या है, तो आपका एंटीसीडेंट बैट्समैन है, सहवाग नहीं है। एंटीसीडेंट मेरा वही वर्ड होगा जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। समझ रहे हो। अगर इसमें सहवाग होता तो सहवाग के लिए आता, सहवाग मेरा एंटीसीडेंट होता। अगर सहवाग मेरा यहाँ पे ये हु सहवाग के लिए आ रहा होता तो अब ये मेरा एक वर्ड भी होता और ये एक पूरा सेंटेंस भी होता है। मैं दिखाऊंगा सेंटेंस आपको। अब उसके बाद अगर ये मेरा एंटीसीडेंट प्लूरल है तो यहाँ पे जो मेरी वर्ब आएगी वो भी मेरी प्लूरल आएगी। सहवाग इज वन ऑफ द बैट्समैन who has scored more than 8,000 runs। बात आ रही है समझ में। यहाँ पे बच्चे जब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं ना, उनके दिमाग में एक बात आती है कि यार यहाँ पे सहवाग की बात हो रही है और सिर्फ सिंगुलर पर्सन है, तो चलो सिंगुलर अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। नहीं, खेल ही पूरा यहाँ पे आपका एंटीसीडेंट का है भाई, आप कैसे लगा दोगे। बात है समझ में। तो एंटीसीडेंट एक्चुअल में मेरे क्या होते हैं, एंटीसीडेंट मेरा वो वर्ड होता है या वो मेरा सेंटेंस होता है या मेरा वो पूरा क्लॉज होता है जिसके लिए एडजेक्टिव क्लॉज बनाया जाता है, जिसके लिए एडजेक्टिव क्लॉज बनाया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसको तो ये हु हैव स्कोर मोर देन 8,000 रन, ये इस बैट्समैन को और ज्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं, ये मेरा एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है भाई, आई बात समझ में। हल्की हल्की थोड़ी रह भी गई है तो अब आ जाएगी। देखो ये रहा सेंटेंस, जरा इसको इसके साथ खेलना थोड़ा सा खुद थोड़ा सा जरा खुद खेलना इसके साथ। खेला भाई, मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा खेला होगा इसके साथ। देखो
क्या है भाई, गोल्ड इज वन ऑफ द मेटल्स विच डैश यूज इन ऑर्नामेंट्स। गोल्ड जो है मेटल्स में से एक मेटल है जो कि ऑर्नामेंट्स में डाला जाता है। इसका मतलब है कि और भी मेटल्स है भाई, और भी डाले जाते होंगे ना मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना। इज मेरा क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। वन मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये प्रनाउन हो गया। ऑफ मेरा क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मेटल्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये देखना है कि ये मेरा विच एक्चुअल में आ किसके लिए रहा है। क्या ये मेरा गोल्ड के लिए आ रहा है, क्या ये मेरा मेटल्स के लिए आ रहा है। अब एक बात बताओ, अगर ये गोल्ड के लिए आता तो मैं ऐसे नहीं लिख देता गोल्ड इज द मेटल विच इज यूज इन द ऑर्नामेंट्स, है ना, डायरेक्टली लिख देता गोल्ड इज वन ऑफ द मेटल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक्चुअल में मेटल को दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे ये जो पूरा क्लॉज मैंने बनाया है विच यूज इन द ऑर्नामेंट्स, ये एडजेक्टिव जो क्लॉज मैंने बनाया है पूरा, ये पूरा क्लॉज एक्चुअल में मेटल्स के लिए बनाया है, गोल्ड के लिए नहीं बनाया। गोल्ड इज वन ऑफ द मेटल्स विच आर यूज इन ऑर्नामेंट्स। क्यों, क्योंकि ये जो मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है बच्चे, इससे पहले का जो एंटीसीडेंट है वो एंटीसीडेंट मेरा प्लूरल है, वो एंटीसीडेंट मेरा प्लूरल है, इसलिए मेरी जो वर्ब आएगी वो भी मेरी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। बात आ रही समझ में। अब जरा इस बात को पढ़ो, रिलेटिव प्रोनाउन टेक वर्ब अकॉर्डिंग टू देयर एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन जो वर्ब्स लेते हैं वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। यहाँ पे मेरा एंटीसीडेंट सिंगुलर था तो हेल्पिंग जो मेरी वर्ब आई सिंगुलर आई, यहाँ प्लूरल था तो प्लूरल आ गई। बात आ रही समझ में। यहाँ पे जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसका खुद का कोई नंबर नहीं होता, इसका खुद का कोई जेंडर नहीं होता। बात आ रही समझ में। चलो अब जरा ये देखो, इसको देखो, अब जरा इस सेंटेंस को एक बार करके देखो जरा। किया भाई, मेरी बारी। अब देखो जरा, मर्क्यूरी इज ओनली वन ऑफ द मेटल्स दैट डैश लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मर्क्यूरी मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना। अब मेरा इज यहाँ पे क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, है ना, लिंकिंग वर्ब हो गया। मर्करी इज मेरा क्या है, वन ऑफ द मेटल। तो यहाँ पे वन मेरा क्या होगा भाई, ये मेरा प्रोनाउन हो गया, है ना, और ये मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो गया इस लिंकिंग वर्ब का। ओनली मेरा क्या हो गया, ओनली यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है ना, तो एम्फेटिक एडजेक्टिव हो गया ये मेरा, एम्फेटिक एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे मेरा, ठीक है। मर्करी इज ओनली वन ऑफ द मेटल्स, तो ये ऑफ मेरा क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मेरा ये मेटल्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, मुझे ये देखना है कि मेरा दैट जो ये आया है ये किसके लिए आया है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई ये जो मेरा दैट आया है ना, ये इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे एम्फसाइज किया जा रहा है मर्करी इज ओनली वन ऑफ द मेटल्स, मर्करी इज ओनली वन ऑफ द मेटल्स। तो यहाँ पे जो बात एक्चुअल में की जा रही है वो किसकी की जा रही है, वो मर्करी की बात की जा रही है बच्चे, यहाँ मेटल्स की बात नहीं की जा रही। अगर वो इस सेंटेंस में, इन सेंटेंस में सहवाग इज ओनली वन ऑफ द बैट्समैन की बात होती तो वहां पे जो मेरा एंटीसीडेंट बनता, यहां मेरा एंटीसीडेंट फिर सहवाग बनता। यहां पे अगर गोल्ड की बात की जाती कि गोल्ड इज ओनली वन ऑफ द मेटल्स विच इज यूज इन द ऑर्नामेंट्स, तो वहां पे मेरा एंटीसीडेंट गोल्ड बनता। समझ रहे हो। यहां पे भाई अगर तुम थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओगे, इस सेंटेंस को पढ़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे ये जो मैं ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा हूं, ये एक्चुअल में इस गोल्ड की, सॉरी इस मर्कुरी की क्वालिटी बताने के लिए बना रहा हूं कि जो मर्करी है ना वही सिर्फ एक मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एडजेक्टिव क्लॉज है। बात आ रही समझ में। ये मेरा एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि मर्करी के लिए लगा है। अब ये क्योंकि मेरा मर्करी के लिए लगा है और मर्करी क्योंकि मेरा सिंगुलर है, तो यहाँ पे ये मेरा क्या आ जाएगा, इज आ जाएगी मेरी वर्ब। ये जो मेरी वर्ब आएगी ये मेरी सिंगुलर आएगी। बात आ रही समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई, यही तो बात है। अब यहाँ पे अब आप बोलोगे कि सर क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, अगर मर्करी की बात है तो ये क्या, ये सेंटेंस पागल हो गया क्या, इतना घुमा फिरा के उल्टे सीधे कान पकड़ रहा है। आप सीधा बोल रहे तो मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये क्या हो गई, एक आपके पेपर के अंदर एक क्वेश्चन बनता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, ध्यान से समझना इस बात को। ये जो टॉपिक है ना, भले ही इस टॉपिक के अंदर 10 में से 8 सवाल ऐसे आते हो कि जो सेंटेंस दिया हुआ है वो ग्रामेटिकली गलत है, बट 2 सवाल ऐसे भी आते हैं कि जो सेंटेंस दिया हुआ है ना वो ग्रामेटिकली ठीक है, बस उसको लिखने का और भी एक तरीका हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
मरकरी, मरकरी इज द ओनली मेटल, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। बात है समझ में भाई? ग्रामेटिकली तो ये भी ठीक है, ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, पर बेटर मेरा ये नीचे वाला है। बात आ रही समझ में? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का यही तो खेल है सारा। अगर आपको ये लग रहा है ना कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मेरा जो सेंटेंस दिया होगा वो ग्रामेटिकली ही गलत होगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। कान नाक आंख खोल के अगर तैयारी करोगे ना तो जीत पाओगे, वरना तो भाई 90% और 85% वाले तो बहुत मिल जाएंगे। 100% वाला वो वही बच्चा होता है जो कि थोड़ी बारीकी बातों पे काम करेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे बात मरकरी की हो रही है। यहाँ मेरा समझाने का आपको उद्देश्य सिर्फ यही है, रूल रटना छोड़ दो। आप लॉजिक देखो कि ये मेरा क्लॉज किसके लिए लगा है। ये क्लॉज जिसके लिए लग रहा होगा ना उसका नेचर देख लो, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अपना एंटीसीडेंट ना पकड़ो बस। ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो ना भाई, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसा देना बस, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बदले में तो कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। अब ज़रा आगे चलते हैं और रिलेटिव प्रोनाउंस की ही मैं बात करता हूँ। मैंने अभी आपको रूल समझा दिया, अब मैं ज़रा आपको थोड़ा सा विच की बात बहुत कायदे से करता हूँ। देखो पहला रूल हमने क्या देखा था विच में, कि भाई अगर मेरा एनिमल आएगा तो मैं विच लगा दूंगा। ठीक है, अगर मेरी कोई थिंग आएगी तो भी मैं विच लगा दूंगा, है ना। कभी कभार ये बात ध्यान रखना कि जो मेरा एंटीसीडेंट होता है, जो मेरा एंटीसीडेंट होता है वो मेरा एक क्लॉज होता है, वो पूरा एक क्लॉज होता है। अभी बता रहा था ना मैं आपको। और अगर मेरा एंटीसीडेंट ही पूरा एक क्लॉज है, अगर मेरा एंटीसीडेंट ही पूरा एक क्लॉज है तो ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेटिव प्रोनाउन है जो उसको बख्श सकता है, उसको जो उसको रिलेट कर सकता है, वो है विच। उस केस में आप विच ही लगाओगे और कोई रिलेटिव प्रोनाउन आप नहीं लगा सकते। जैसे कि अभी मैंने आपसे एक सेंटेंस लिया था, द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर। ठीक है, अब यहां पे आपने देखा कि जो मेरा एंटीसीडेंट है जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया है वो एक वर्ड है, बट ये एंटीसीडेंट एक पूरा क्लॉज भी हो सकता है। कैसे? ये सेंटेंस एक बार देखो, पढ़ो जरा इस सेंटेंस को। क्या समझ में आया ये पढ़ के? पहली बात तो आपको ये समझ में आई होगी कि भूपी भैया अपनी तारीफ के, आपकी तारीफ के मोहताज नहीं है। ठीक है, भूपी भैया अपनी तारीफ खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, मजाक कर रहा है यार, आप ही तो तारीफ करोगे जो। हाँ, बाकी अब यहाँ पे ज़रा आप ध्यान से देखो। अगर मैं सेंटेंस को देखता हूँ तो भूपेंद्र सर मेरा क्या हो गया भाई? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ब्रेक्स मेरा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ठीक है, मेन वर्ब हो गया। क्या ब्रेक करते हैं? सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ईच मेरा क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, है ना। एक एक को जो है एक एक पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं तो एक एक वाली सेंस ईच देता है, हमने देखा था। इनटू मेरा क्या हो गया भाई? प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना वो एक ही वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच एक ही वर्ड है, तो एक्चुअल में ये मेरा क्या है तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और इसको मतलब पार्ट ऑफ स्पीच वाइज ही देखोगे तो ये मेरा कंपाउंड नाउन है। ठीक है, ये मेरा क्या है? कंपाउंड नाउन है भाई। ठीक है, भूपेंद्र सर ब्रेक्स ईच सेंटेंस इनटू पार्ट ऑफ स्पीच दैट। अब ये मेरा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इज। अब मुझे ये देखना है कि एक्चुअल में ये मेरा ठीक लगा या नहीं लगा। इज मेरा क्या हो गया भाई? यहाँ पे ये हो गया मेरा लिंकिंग वर्ब। उसके बाद अगर ये मेरा लिंकिंग वर्ब हो गया तो यहाँ पे मेरा जो इसका क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट बनेगा, वो क्या बनेगा? पार्ट बनेगा, है ना। तो पार्ट मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये मेरा क्या है? नाउन है, और इसको क्वालिफाई क्या कर रहा है? बेस्ट क्वालिफाई कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। इज द बेस्ट पार्ट ऑफ मेरा क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। ये मेरा क्या हो गया? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। हिज मेरा क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। यही मैंने इसके साथ सारी तोड़ मरोड़ कर दी। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है भूपेंद्र सर ब्रेक्स ईच सेंटेंस इनटू पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज टीचिंग। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या है बेस्ट पार्ट टीचिंग का, क्या है बेस्ट पार्ट टीचिंग का, तो आप क्या बोलोगे? पार्ट ऑफ स्पीच बोलोगे, इनटू बोलोगे, ब्रेक बोलोगे, क्या बोलोगे? कोई एक वर्ड इसका जवाब नहीं है भाई। अगर मैं आपसे ऊपर बोलूं द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर, तो यहाँ पे कौन वेट कर रहा है बाहर? आप बोलोगे ना बॉय,
बॉय वेट कर, आप एक जवाब दे सकते हो, बट यहाँ पे आप एक जवाब नहीं दे सकते। भूपेंद्र सर ब्रेक्स ईच पार्ट इनटू पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज टीचिंग। क्या बेस्ट पार्ट है? वो ये बेस्ट पार्ट है कि भाई भूपेंद्र सर जो है वो सेंटेंस को हर सेंटेंस के हर एक पार्ट को पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो है वो ब्रेक कर देते, ये उनका बेस्ट पार्ट है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ये जो दैट लगा है इसका प्रॉपर एंटीसीडेंट क्या है? ये पूरा क्लॉज है। मैंने आपको क्या बोला था कि मेरा जो एंटीसीडेंट है वो एक वर्ड भी हो सकता है, वो मेरा पूरा क्लॉज भी हो सकता है। बस एक बात ध्यान रखना, इसको आप ऐसे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज इससे कंफ्यूज मत करना, उससे अलग ही हटा के पढ़ना। बस ये बात दिमाग में रखो कि हाँ भाई मेरा जो एंटीसीडेंट है वो एक पूरा क्लॉज भी हो सकता है, ये एक्चुअल में मेरा पूरा एंटीसीडेंट है। इसी का फायदा एग्जामिनर आपसे उठाता है, इसी का फायदा उठाता है आपसे कि आपको ये लगता है कि भाई लोग आपको ये पढ़ा तो देते हैं कि एंटीसीडेंट पूरा हमारा वर्ड भी होता है, पूरा एक क्लॉज भी होता है, तो आप पूरे पूरे क्लॉजेस को पकड़ने लगते हो। आपको एक्चुअल में रिलेटिव प्रोनाउन देखना है और रिलेटिव प्रोनाउन पकड़ के आपको ये फिगर आउट करना है कि भाई यहाँ पे बात एक्चुअल में जो मैं एडजेक्टिव क्लॉज लगा रहा हूँ, पूरा पूरा एडजेक्टिव क्लॉज जो मेरा लगेगा वो किसके लिए लगेगा। बात आ रही समझ में? तब आपको एंटीसीडेंट का प्रॉपर जवाब मिलेगा। अब ये क्योंकि मेरा क्लॉज है तो यहाँ पे पावर सिर्फ और सिर्फ एक के ही पास है, वो है विच, जो इसको जस्टिफाई कर सकता है। सिर्फ विच ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। भूपेंद्र सर ब्रेक्स ईच सेंटेंस इनटू पार्ट ऑफ स्पीच विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज टीचिंग। बात आ रही समझ में? अब यहाँ पे देखो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट जो है मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा जीरंड भी लग रहा है यहाँ पे। ठीक है भाई, यही बात, यही छोटी सी चीज़ जो है मैं आपको समझाने के लिए इतना इतना जो है वो लेता हुआ चलता हूँ, मतलब इतना पीछे से लेके चलता हूँ। बात आ रही समझ में? कोई दिक्कत इसके अंदर आई होप नहीं होगी। चलो ये सेंटेंस देखो अब ज़रा, क्या बोला है? रजत ऑलवेज ब्लेम्स अदर फॉर हिज फेलियर्स दैट इज नॉट लाइक बाय हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, रजत मेरा क्या हो गया भाई? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, रजत क्या करता है? ब्लेम करता है, ये हो गया मेरा मेन वर्ब। ठीक है, ऑलवेज मेरा क्या हो गया भाई? हो गया मेरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। किसको ब्लेम करता है? अदर्स, तो ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच वाइज क्या है? प्रोनाउन हो गया। फॉर मेरा क्या हो गया? प्रेपोजिशन। फेलियर्स क्या हो गया? अरे यार तो ना नीचे चल जाता है, कोर्ट से भी चल जाता है यार ये तो ठीक है, फॉर हिज फेलियर्स मेरा क्या हो गया? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये मेरा हिज क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। यही हो गया। अब यहाँ पे दैट मुझे देखना है कि मेरा दैट लगेगा या नहीं लगेगा। एक्चुअल में यहाँ पे आएगा क्या? रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, वो मुझे कंफर्म करना है कि क्या आएगा, है ना। इज मेरा क्या हो गया भाई? इज मेरा हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, लाइक्ड मेरा क्या हो गया? मेन वर्ब। नॉट मेरा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है, बाय मेरा क्या हो गया? प्रेपोजिशन। ठीक है, फ्रेंड्स मेरा क्या हो गया? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। हिज मेरा क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव। यही हो जाएगी भाई सारी बात, यही सारी कहानी है। अच्छा, रजत के फ्रेंड को क्या नहीं पसंद? क्या नहीं पसंद? दैट इज नॉट लाइक्ड बाय हिज फ्रेंड्स। क्या नहीं पसंद? क्या अब क्या बोलोगे? फेलियर नहीं पसंद, ब्लेम नहीं पसंद, रजत नहीं पसंद। एक वर्ड थोड़ी ना बोलोगे, आप बोलोगे कि रजत जो दूसरों को ब्लेम करता है ना खुद के फेलियर के लिए, वो उसके दोस्तों को नहीं पसंद। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये जो मेरा रिलेटिव प्रोनाउन लगा है ना, इसका एंटीसीडेंट एक्चुअल में ये पूरा क्लॉज है। समझ रहे हो? ये है मेरा एंटीसीडेंट यहाँ पे। समझ रहे हो भाई? तो यहाँ पे अब क्योंकि मेरा एक क्लॉज है तो यहाँ पे मेरा दैट नहीं, यहाँ पे मेरा विच आएगा। बात है समझ में? कोई नहीं पढ़ाएगा इतना डेप्थ में भाई, कोई भी नहीं पढ़ाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ यूट्यूब पर, ज़रा आप एक बार सर्च कर लेना, कोई प्लेलिस्ट उठा के देख लेना, किसी अच्छे से अच्छे टीचर्स की भी प्लेलिस्ट उठा के देख लेना, इतना नहीं कराएगा कोई। ठीक है, और मैं बार बार आपको हर एक लेक्चर्स में सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो खड़ा हूँ ना, ये जो कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसीलिए डिज़ाइन कर रहा हूँ कि आगे कोई पेड कोर्स निकालेगा ना 10 बार सोचेगा, 10 बार। मुझे पता है भले मेरी प्लेलिस्ट पे व्यूज़ नहीं है, ठीक है, व्यूज़ नहीं है, ठीक है, बच्चे इतना इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे, और कोई, बस मुझे इतना पता है कि जो इस प्लेलिस्ट के अंदर एक बार घुस गया ना, वो इस प्लेलिस्ट से बाहर नहीं जा सकता, वो इन्जॉय करेगा, और वही वही तसल्ली है जो मुझे दे रही है। ठीक है, समझ रहे हो? चलो भाई आगे देखो। अब ये एक्चुअल में एक ही सेंटेंस है। ठीक है, ये थोड़ा बाहर चला जाता तो इसलिए मैंने इसको टुकड़ों में जो है ऐसे डिवाइड करके लिखा हुआ है। इसको ज़रा एक बार आप खुद ही पढ़ो पूरे सेंटेंस को, और ज़रा इसको एक बार तोड़ने की कोशिश करो ज़रा किया भाई? किया? अच्छा, अब ज़रा हमारी बज्जी है अब ज़रा। ठीक है, आर्यंस हैड हॉर्सेस इन देयर आर्मी
दैट वॉज द मेन रीजन फॉर देयर विक्ट्री ओवर द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ी होगी, उसके अंदर क्या था कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि भाई फ्लड आ गया था वहाँ पे, कुछ लोगों ने बोला आर्यंस जो है वहाँ पे आ गए थे, फिर उन्होंने बंदी बना दिया था, जो भी था। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि इसके अंदर ग्रामेटिकल एरर क्या है। आर्यंस की अगर मैं बात करूँ तो मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आर्यंस के पास क्या था, घोड़े थे, है ना। तो हैड यहाँ पे मेरा लिंकिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आर्यन और घोड़े एक नहीं है, समझ रहे हो। ये मेरा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। हॉर्सेज मेरा क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इन मेरा क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। कहाँ पे थे, आर्मी में थे, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। किसकी आर्मी में थे, आर्यन की आर्मी में थे, मतलब उनकी आर्मी में थे। ये मेरा क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, दैट का मुझे पता लगाना है कि मेरा ठीक है या नहीं है। वॉज द मेन रीजन, अब यहाँ पे वॉज मेरा क्या हो गया भाई, वॉज मेरा हो गया लिंकिंग वर्ब। और क्या है, देखो क्या है मेन रीजन, मतलब आर्यन हैड हॉर्सेज इन देयर आर्मी, तो ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच वाइज अगर देखोगे तो रीजन मेरा क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन है। और ये मेरा मेन मेरा क्या हो जाएगा, ये मेन, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये मेरा एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। फॉर मेरा क्या हो गया, प्रेपोजिशन। अब इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया विक्ट्री। ठीक है, फॉर देयर विक्ट्री। अब यहाँ पे ये जो देयर है ये मेरा क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है भाई। ओवर द पीपल, ओवर मेरा क्या होगा भाई, प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पीपल हो गया। ऑफ मेरा क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ही वर्ड है भाई मेरा, तो ये प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच वाइज देखोगे तो कंपाउंड नाउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा इसकी तालमेल बिठाने की कोशिश करोगे तो देखो ये रही मेरी मेन वर्ब, इसका सब्जेक्ट ये रहा, इसका ऑब्जेक्ट ये रहा, कहानी बिल्कुल ठीक है भाई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये रही मेरी लिंकिंग वर्ब, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये रहा, कहानी बिल्कुल ठीक है। प्रेपोजिशन ये रही, इसका ऑब्जेक्ट मेरा प्रेपोजिशन का ये रहा। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ये रही प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट ये रहा, ये रही प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट ये रहा। अच्छा, तो अब देखो जरा, आर्यन हैड हॉर्सेज इन देयर आर्मी, दैट वाज द मेन रीजन फॉर देयर विक्ट्री। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई विक्ट्री का मेन रीजन क्या था, तो आप क्या बोलोगे, घोड़े बोलोगे, आर्यन बोलोगे, आर्मी बोलोगे, क्या बोलोगे। आप एक सेंटेंस लेके बोलोगे कि भाई आर्यंस के पास उनकी आर्मी में जो घोड़े थे ना, वो था मेन रीजन, ये था पूरा मेन रीजन। अगर आप देखोगे ये पूरा जो मेरा क्लॉज लगा है, इसका एंटीसीडेंट है क्या, इसका एंटीसीडेंट ये है कि आर्यन के पास घोड़े थे उनकी आर्मी में। ये एक्चुअल में एंटीसीडेंट है पूरा मेरा, ये पूरा पार्ट एंटीसीडेंट है। और जब भी मेरा एंटीसीडेंट एक क्लॉज की तरह आ जाए तो सिर्फ पावर किसके पास है, विच के पास है, उसको रिलेट करने की। तो आर्यंस हैज हॉर्सेस इन देयर आर्मी विच वाज द मेन रीजन फॉर देयर विक्ट्री ओवर द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये करेक्ट ग्रामर है, ये करेक्ट तरीका है पढ़ाई करने का, ये करेक्ट तरीका है चीज़ों को समझने का, ये करेक्ट तरीका है रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ने का, ये करेक्ट तरीका है एंटीसीडेंट देखने का, ये करेक्ट तरीका है एडजेक्टिव क्लॉजेस निकालने का। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे ना, ऐसे घुसी पड़ी है, ऐसे ऐसे। अब इन सारी चीज़ों को मैं एक क्लास के अंदर तो घुट्टी मार के दे नहीं सकता था आप लोगों को कि ये लो बेटा चूरन और पी लो। इनको वक्त लगता है ना। वो कहावत सुनिए ना कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो कभी लाइफ में लव लेटर पहली बार लिखोगे ना तो बहुत वक्त लोगे उसको लिखने के अंदर, क्योंकि एक्सप्रेस करोगे ना बहुत सी चीज़ें, मज़ा नहीं आ रहा दूसरा लिखता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा दूसरा लिखता हूँ। ऐसे ही जब नया परिंदा पढ़ता है ना मेरे भाई, और वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहा है, उसको वक्त तो लगता है, थोड़ा सा वक्त दो। मेरा कोर्स जो है थोड़ा लंबा मैं चलाऊंगा, इसकी मतलब ये तो मुझे पता है कि मेरा कोर्स लंबा चलेगा। बट भाई जिस दिन तुम ये कंप्लीट कर लोगे ना, बाधाएं छाती ठोक के कह रहा हूँ, तुमसे compete नहीं कर पाएगा कोई। किसी भी पेड कोर्स का बच्चा आ जाए, गारंटी कह रहा हूँ, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूँ, तुमसे कोई compete नहीं कर पाएगा। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल कर दूंगा। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि तुम इन सेशंस को एंजॉय कर रहे हो, बदले में बस मुझे प्यार चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। और बाकी ऐसी सीरीज़ आपकी कंटिन्यू होती रहेगी। मिलता है इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।